नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती है कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, मछली पौष्टिकता से भरपूर होती है और मछली से बनाए व्यंजन हमारे देश में काफी शौक से खाए जाते हैं। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो कि मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं और देश का एक बड़ा वर्ग मछली पालन से आज के समय में अच्छा मुनाफा हासिल कर रहा है। लेकिन मछली पालन के अंदर कई तरह की समस्याएं भी हैं, जैसे कि इसकी पौष्टिकता और गुणवत्ता को बनाए रखना। इस समस्या को दूर किया है कोचीन स्थित केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने एक ऐसा कियोस्क तैयार किया है जिससे कि मछली की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है लंबे समय तक, और इसे नाम दिया है चिलफिश। आइए दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में मछली के शौकीनों की कमी नहीं है। खासतौर से तटवर्ती इलाकों में तो ये मुख्य आहार में शामिल है। समुद्री या तालाब से मछली पकड़कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में समय लगता है, इतना समय कि मछली की क्वालिटी पर असर पड़ जाए, बल्कि कई बार तो बासीपन भी झलकने लगता है। मछली के शौकीन बासीपन को देखते ही नाक भौं से कोड़ने लगते हैं। जाहिर है, ऐसी मछली को बेचना अपने आप में मुश्किल काम है और कई बार तो मछली बासी होकर खराब भी हो जाती है, जो मछली विक्रेता के आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण है। चिलफिश विक्रेता और खरीदार दोनों के काम का है। आसान भाषा में इसे मछलियों का फ्रिज कह सकते हैं। ये ऐसी मशीन है जो पकड़ने के बाद मछली की उम्र में 4-5 दिन का इजाफा कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रेता के पास अपना माल बेचने के लिए 4-5 दिन का अतिरिक्त समय होगा। चिलफिश दरअसल प्रशीतित यानी रेफ्रिजरेटेड मछली बिक्री कियोस्क है। इसे खाद्य ग्रेडेड स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है। दिखने में ये डीप फ्रीजर की तरह है और इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। 300 वॉट क्षमता वाली प्रशीतन इकाई के साथ इसे एकीकृत किया गया है। इसका मतलब हुआ कि इसके संचालन में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो सोलर तंत्र से भी इसे चला सकते हैं, मर्जी आपकी। चिलफिश की लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है। जीएसटी वगैरह सब मिलाकर महज 60,000 रुपए। मछली को ठंडा रखने के लिए इसमें 2 भाग बनाए गए हैं। एक हिस्सा ठंडे भंडारण का है और दूसरा विद्युत रोधित बर्फ का बक्सा। ठंडे भंडारण वाले हिस्से में 20 किलो मछली आ जाती है, जबकि बर्फ वाले बक्से की क्षमता 80 किलो है। इस तरह एक बार में इस कियोस्क में 100 किलो यानी 1 क्विंटल मछली समा सकती है। वैसे इसके और भी हिस्से हैं, जैसे हाथ से चलने वाली डी-स्केलिंग मशीन और वॉश बेसिन के साथ मछली ड्रेसिंग डेक। इसके अलावा ठोस और तरल कचरा जमा करने का भी इंतजाम इसमें किया गया है। कियोस्क के ऊपरी भाग में पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट की शीट लगी है। उपभोक्ता उसमें मछली को आराम से देख सकते हैं। अनुभव बताता है कि प्रति इकाई सालाना खर्च 26,26,650 रुपए है, जबकि कमाई 30,87,000। इसका मतलब हुआ कि इस यूनिट को लगाने के बाद साल भर में 4,60,000 से भी ज्यादा का मुनाफा हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कियोस्क 2 साल से भी कम समय में अपनी पूरी कीमत वसूल कर विक्रेता को दे देता है। ये मशीन पर्यावरण हितैषी है, कम प्रदूषण करती है और बेहतर तरीके से कचरे का निपटान भी। यही वजह है कि ये ग्रीन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान में मददगार है। मछली विक्रेताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने जगह जगह प्रदर्शनी लगाई। इसी तरह की प्रदर्शनी से प्रभावित होकर महिला मछुआरन सहायता सोसाइटी ने 20 कियोस्क के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये सोसाइटी केरल के मत्स्य विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 11 फिश वेंडिंग कियोस्क सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। मछली बेचने वाला चाहे गांव में रहता हो, कस्बे में या फिर शहर में, ये मशीन सबके लिए बराबर रूप से फायदेमंद है। अगर आप मछली के शौकीन हैं और अच्छी क्वालिटी की ताजा मछली पसंद करते हैं
तो चिल फिश से मछली खरीदिए और चिल मारिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इस मौसम में किस तरह से आपने अपने पशुओं का रखरखाव करना है। तो आइए नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। मार्च माह में गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति विशेष ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज एवं अन्य रोगों का टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो अवश्य करा लें। पशुओं के दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्शानुसार आवश्यक जांच जरूर करवानी चाहिए। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। परंपरागत खेती के साथ साथ हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हैं। कहते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है, इसलिए उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन पशुओं के साथ रहकर एक अजीब सा लगाव भी हमें हो जाता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल पशुपालक कंवर कुशल शर्मा जी से, जिन्होंने अन्य पशुओं की सेवा करने के साथ साथ हाथियों के इलाज में भी अपना जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजार दिया और इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत के वन्य जीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं।
पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है हाथी बुद्धिमान जानवर होता है, क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि के क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाएं हमारी वर्तमान सरकार किसान भाइयों बहनों के लिए लेकर आती रहती हैं। इसके साथ ही पशुपालन से जुड़ी भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए इन्हीं कुछ योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से
15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे मछली पालक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं और इसमें तकनीकी का क्या महत्व है, इसके बारे में तमाम जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मात्स्यिकी विभाग के उप महानिदेशक ने। आइए देखते हैं। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हुआ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। क्या है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किस तरह से किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसलों को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, जिस तरह से खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां आप अपने मोबाइल में हासिल कर सकते हैं, तो अब पशुपालन से जुड़ी जानकारियां भी आप आसानी से अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है बफेलो पोषाहार ऐप। तो किस तरह से आपने इसे डाउनलोड करना है और किस तरह से आप इससे लाभ ले सकते हैं, जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है।
ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप मौजूद है। तो अभी आपने मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। गुरुवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा। गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश संभव। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात के आसार। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान। गुरुवार और शुक्रवार को विदर्भ में इक्का दुक्का जगह वर्षा के आसार। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुजरात में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान। गुरुवार को तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात के आसार। अब आइए जायजा ले लेते हैं देश भर की मंडियों का। गुजरात की मंडी, गेहूं प्रति क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं के सौदे 1800 से 2000 रुपए के बीच हुए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं 1645 से 1660 रुपए पर बिका और राज्य की ही मालपुरा मंडी में इसके सौदे 1605 से 1630 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में गेहूं 1680 रुपए से 1720 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में गेहूं के सौदे 1640 से 1660 रुपए पर हुए और राज्य की ही हल्दौर मंडी में गेहूं 1650 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।